अच्छा बेटे, हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था, हमने उसके अंदर जो हमारा प्रीवियस क्लासेस थी उसके अंदर हमने हमारा कूलम्स लॉ, हमने हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, वो हमने मुकम्मल कर दिया था। और फिर हमने गॉस लॉ देखा था, फिर हमने हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट देखा था, वो हमने मुकम्मल कर लिया था। लास्ट क्लास के अंदर अभी जो इससे प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसके अंदर हमने हमारा पोटेंशियल वाला जो कॉन्सेप्ट था वो मुकम्मल किया था। अगर मैं उसको जल्दी से रिवाइज कर दूं, जो हमने पढ़ा था, हमने ये बात पढ़ी थी कि पोटेंशियल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। और मैंने आपको इसका कॉन्सेप्ट बताया था कि काम क्यों करना पड़ता है आपको। तो काम क्यों करना है के अंदर हमने ये बात देखी थी कि अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक सोर्स चार्ज है और इस सोर्स चार्ज के अपनी, जाहिर सी बात है, कोई भी जो सोर्स चार्ज होता है उसकी अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जिसको हम पढ़ चुके हैं। और कोई टेस्ट चार्ज है जो इस तरह से इस सोर्स चार्ज की फील्ड के बाहर मौजूद है, ठीक है। और यहाँ कहीं पे मान लो मेरे पास एक कोई पॉइंट है, दिस इज सम पॉइंट ए, और यहाँ पे एक कोई पॉइंट है एंड दिस इज सम पॉइंट बी, ठीक है, दो पॉइंट हो गए ये। अब हमने ये चीज नोट की थी कि अगर आप अपने टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए पे लेकर आओगे या आप टेस्ट चार्ज को पॉइंट बी पे लेके आओगे, तो इन दोनों केसेस के अंदर आपको अगेंस्ट द फील्ड काम करना पड़ेगा। उसको हम यहाँ पे वर्क डन से शो कर रहे हैं। ये डब्ल्यू से मुराद क्या है, जो काम करना पड़ रहा है, ठीक है, जो काम करना पड़ रहा है। और जिस चार्ज को लेकर आ रहे हैं बाहर से फील्ड के अंदर, ये वो चार्ज है जिस पर काम किया जा रहा है। यही चीज हमने कल की क्लास में डिस्कस भी की थी और बहुत तफसील से देखी थी, जिस पर काम हो रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा था भाई, जितना काम करना पड़ेगा वो डिफाइन करेगा उस पॉइंट का पोटेंशियल। फिर हमने ये भी देखा कि आप सोर्स चार्ज के जितना नजदीक आओगे पोटेंशियल अल्टीमेटली उतना क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। यहां तक कि हम सारी बात अच्छे से मुकम्मल कर चुके। फिर हमने इसी के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होती है नेगेटिव डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर के। मैंने कहा था इसी को आप किताब में देखोगे तो वो नेगेटिव वी अपॉन आर भी लिखा होगा। तो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया था कि जो आपका डेल्टा वी है और आपका जो वी है, इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बस ये एक बात है कि वी जो है आपका ये पोटेंशियल कहलाता है, और जो डेल्टा वी है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और मैंने आपको दोनों का कॉन्सेप्ट बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर भी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हो, पोटेंशियल में भी आप लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे जाते हो। बस फर्क इतना है कि जब आप पोटेंशियल कहते हो तो उसके अंदर जो आपका लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होता है वो आउटसाइड द फील्ड होता है, और वहां पे टिपिकली पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर आप एक नॉन जीरो लो पोटेंशियल पॉइंट से एक हाई पोटेंशियल पॉइंट की तरफ जा रहे होते हो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली यूज हुई हुई है हमारी किताब में, ठीक है। फिर हमने बोला था कि यार जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तो हम माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ डिक्रीमेंट को शो करता है या डिक्रीज को शो करता है, और किसी चीज को शो नहीं करता। माइनस साइन सिर्फ किसको शो करता है, डिक्रीज, डिक्रीजिंग नेचर को शो करता है। हमने कहा था हम जो फॉर्मूला यूज कर रहे होंगे वो कौन सा होगा, E इक्वल्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय आर की इक्वेशन हम बार बार इस्तेमाल कर रहे होंगे। अच्छा, यहीं से हमने v का एक फॉर्मूला और ड्राइव किया था, और उससे हमने देखा था कि v हमारा किस किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने बात की थी कि v बराबर है E मल्टीप्लाई बाय आर के, और यहां से हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था v का के क्यू डिवाइडेड बाय आर। के से मुराद हमारे पास थी हमारा कूलम कांस्टेंट, क्यू हमारा सोर्स चार्ज था, आर हमारे पास था सोर्स चार्ज से उस पॉइंट तक का फासला जहां पे आपने पोटेंशियल मालूम करना। फिर मैंने बताया था कि हमारे पास जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल भी पॉजिटिव होता है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो उसके लिए पोटेंशियल भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसका रीजन भी दिया था मैंने कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए अगेंस्ट द फील्ड का कॉन्सेप्ट उल्टा है। मिसाल के तौर पे अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज है, सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज है और फिर ये टेस्ट चार्ज है, तो अब देखो दोनों के लिए ना अगेंस्ट द फील्ड का कॉन्सेप्ट क्या होगा। अगर मैं इस पिंक लाइन के अलोंग टेस्ट चार्ज को मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है। सिमिलरली दूसरे वाले केस के अंदर अगर मैं इस पिंक लाइन के अलोंग मूव करूंगा तो ये पॉजिटिव सोर्स चार्ज की अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है। यानी कि बताने का मकसद ये है कि अगेंस्ट द फील्ड की जो मूवमेंट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सोर्स चार्ज के लिए अलग अलग है, ठीक है। अगेंस्ट द फील्ड का मतलब क्या है, फील्ड जो चाह रही है उससे ऑपोजिट करना।
तो इसलिए यहाँ पे हम प्लस या माइनस साइन लगा रहे होते हैं, ये इंडिकेट करने के लिए कि ये पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव सोर्स चार्ज है या ड्यू टू नेगेटिव सोर्स चार्ज है। ठीक है, फिर हमने इसी फॉर्मूले को यूज करते हुए एक इक्वेशन एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी किया था कि अगर आपने किसी सोर्स चार्ज से कुछ फासले के ऊपर पोटेंशियल मालूम करना है तो वो कैसे करेंगे। मैंने साथ साथ आपको ये भी बताया था कि अगर आपने नेट पोटेंशियल मालूम करना है तो नेट पोटेंशियल जो होता है वो सिंपल सम होता है पोटेंशियल ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस का, और इसमें आपने स्ट्रेट एडिशन करनी होती है क्योंकि ये स्केलर है, स्केलर की एडिशन के लिए कोई अलग से कोई फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करता पढ़ना। जिस तरह आप बचपन में करते आते हो ना, 2+5 7 है या 7+9 जो है वो आपका 16 के बराबर है, तो वही काम आपने करना होता है। ठीक है, ये हमने सब पढ़ लिया था। अब हमारे पास जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है, दैट इज द फिनोमिना ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जाहिर है इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा समझते जाना, क्योंकि आधी से ज्यादा आवाम जो है ना वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को एक ही चीज मान के चल रही होती है, जबकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वापस हम कहानी वहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पोटेंशियल क्या है, ठीक है, अभी ऊपर मैंने रिवाइज भी किया है। देखो ये मान लो हमारे पास एक अदद सोर्स चार्ज है और ये उस सोर्स चार्ज के सराउंडिंग में उसकी क्या मौजूद है, एक फील्ड मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो एक कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे मान लो मेरा बेटा एक पॉइंट क्या है, बी है। ये एक टेस्ट चार्ज है। अब हमें ये बात पता है कि अगर आप टेस्ट चार्ज को फील्ड के अंदर ए पॉइंट पे लेकर आते हो तो भी काम करना पड़ेगा, बी पॉइंट पे लेके आते हो तो भी क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात हमें अच्छे से पता है। अभी आपने पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था कि पोटेंशियल क्या था, आपने कहा था पोटेंशियल बराबर था कि कितना काम करना पड़ा डिवाइडेड बाय वो चार्ज जिसपे काम करना पड़ा। ये जो W है ना जिसको आप कह रहे हो कितना काम करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा, ये बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। कितना काम करना पड़ा, देखो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, काम करना पड़ेगा ही क्यों भाई, काम इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि आप अगेंस्ट द फील्ड मूवमेंट करा रहे हो। तो जो काम आप चार्ज पे करोगे वो काम इसी चार्ज के अंदर स्टोर हो जाएगा। ये जो चार्ज है ना इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ये सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, सेम जो अमाउंट है ना वर्क डन, सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन, this will get stored, this will get stored in the charge, this will get stored in the charge in the form of electric potential energy, in the form of electric potential energy। ये होती है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब स्टिल लग रहा होगा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी सेम है, बिल्कुल भी सेम नहीं है। वजह देखो, वैसे तो वैसे भी बता सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसका यूनिट अपने पास जूल होता है, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है, कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस ये है, देखो जब आप टेस्ट चार्ज को अपने इस पॉइंट ऑफ इंफिनिटी से, जहां पे अभी ये मौजूद है वो कौन सा पॉइंट है, वो पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है। क्यों पॉइंट ऑफ इंफिनिटी है, क्योंकि वो फील्ड के बाहर है। जब आप इसको फील्ड के बाहर से फील्ड के अंदर ला रहे थे तो आपने जितना काम किया था उसको आपने डिवाइड कर दिया था चार्ज से। तो काम जितना किया डिवाइडेड बाय चार्ज, ये है वोल्टेज। जब आपने जितना काम किया उसको वोल्टेज से डिवाइड कर दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज वोल्ट होता है, और टोटल वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बेसिकली आपका टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज। ये क्या है, टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज। वो क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। यानी कि आपने जितना काम किया उसको आगे चार्ज से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। यही वजह है कि मैंने आपको जब वोल्ट की यूनिट लिखवाई थी मैंने आपको क्या बताया था, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलम। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो सिंपल एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होगी आपके पास, जूल के बराबर होगी। और जाहिर है ये स्केलर क्वांटिटी होगी क्योंकि कोई भी जो एनर्जी होती है उसका डायरेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ऊपर उसकी बात करता हूँ तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एनर्जी एक्वायर्ड बाय द चार्ज ड्यू टू द वर्क दैट इज बीइंग डन ऑन इट इन ऑर्डर टू मूव इट अगेंस्ट द फील्ड। अगेंस्ट द फील्ड से क्या मुराद है भाई, लो पोटेंशियल से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जा रहे हैं तो वो अगेंस्ट द फील्ड होगा। अच्छा, अब इसी के अंदर हमारे पास अगर आप नोट करोगे, अगर हम इसके फॉर्मूले की तरफ जाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के, तो भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, इसी को आप देखोगे तो किताब वाले यू से भी शो करते हैं। यू जो है ना वो जर्नल टर्म है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है,
अच्छा, अब ये क्यों यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जाऊंगा तो टोटल वर्क डन ऑन द चार्ज के बराबर है। यानी कि ये बराबर आएगा मेरे पास V मल्टीप्लाई बाय क्यू के। या आप किताब में देखोगे तो ये इस तरह भी लिखा मिलेगा क्यू डेल्टा V। आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि V और डेल्टा V एक ही चीज है, ठीक है। ये बार बार मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप जब किताब पढ़ो तो आप इससे परेशान ना हो रहे हो, कहीं पे V लिखा हुआ है, कहीं एग्जामिनर या वो जो किताब लिखने वाला है वो अपनी मर्जी से उसको डेल्टा V कर देता है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बेसिक इक्वेशन आ गई। अब एक तो आ गई क्यू डेल्टा V जो हम इस्तेमाल करेंगे अभी थोड़ी देर में, इसको देखेंगे भी। दूसरी चीज, अगर ये आ गई Q इंटू वी के बराबर। अगर हमने जो कल एक फॉर्मूला पढ़ा था V का, अगर मैं वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज करूं तो Q आ गया एज इट इज, V की जगह पे V की इक्वेशन आ गई के क्यू डिवाइडेड बाय आर। तो ये बन जाएगा भाई साहब के क्यू इंटू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। आप नोट करो तो आपको यहाँ पे एक चीज ये नजर आ रही है कि आपके पास जो आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो सोर्स चार्ज के साथ साथ टेस्ट चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है। चेक करो, नजर आ रहा है। देखो कैपिटल के भी आ रहा है, यानी कि मीडियम पे भी डिपेंड कर रही है। भाई के खुद किस पे डिपेंड करता है, तफसील से पढ़ा था, मीडियम पे करता है। साथ साथ सोर्स चार्ज पे कर रही है, साथ साथ टेस्ट चार्ज पे कर रही है, साथ ही साथ किस पे कर रही है, डिस्टेंस पे कर रही है। डिस्टेंस किस चीज का, डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या मुराद है ये समझना। देखो अगर मैं कहता हूं ना कि भाई ये एक सोर्स चार्ज है और ये पॉइंट ए है और आपने टेस्ट चार्ज को लेके आना है इस पॉइंट ए पे, तो आर से मुराद होती है जिस पॉइंट पे आप पोटेंशियल मालूम कर रहे हो या जिस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हो वहां से लेके सोर्स चार्ज तक का फासला, ये है आर। आर क्या है, आर इज बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट जहां पे आप पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो या जहां पे आप अपना टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हो, उसका फासला कितना है कैपिटल क्यू से। क्योंकि ये फासला ही बेसिकली डिफाइन करेगा कि वहां पे लाने के लिए काम ज्यादा करना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा। जितना ये करीब होगा सोर्स चार्ज के उतना काम ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट था। अब एक सवाल आता है कि पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा था, क्योंकि पोटेंशियल है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। देखो इसको ऐसे समझो, एक सिंपल सी मिसाल से समझते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास ना दो ग्रुप हैं, ठीक है। आपके पास ना दो लोगों का ग्रुप है, एक को हम कह देते हैं ग्रुप नंबर ए, ठीक है। एक को हम कह देते हैं ग्रुप नंबर बी, ठीक है। ग्रुप नंबर ए में आपके पास 10 लोग हैं, ग्रुप नंबर बी में आपके पास 100 लोग हैं। एक एक सिंपल सी मिसाल से आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पर डिपेंड क्यों नहीं करता और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्यों डिपेंड करती है, ठीक है। ग्रुप नंबर ए में आपके पास 10 लोग हैं और ग्रुप नंबर बी में आपके पास 100 लोग हैं। मुझे क्या करना है, मुझे लेट से एक एक रुपया तकसीम करना है हर ग्रुप के हर बंदे को। ग्रुप नंबर ए में जो 10 लोग हैं मुझे एक एक रुपया देना है हर बंदे को, और ग्रुप नंबर बी में मेरे पास 100 लोग हैं, मुझे यहाँ भी एक एक रुपया देना है हर बंदे को। ग्रुप नंबर ए में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे टोटल पैसे कितने चाहिए होंगे, 10 रुपए चाहिए होंगे। ग्रुप नंबर बी में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मुझे टोटल पैसे कितने चाहिए होंगे, 100 रुपए चाहिए होंगे। देखो तो टोटल अमाउंट डिपेंड कर रही है ग्रुप के साइज पे, टोटल अमाउंट डिपेंड कर रही है किस पे, ग्रुप के साइज पे। लेकिन एक बंदे के हिस्से में वही पैसे आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक बंदे के हिस्से में क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय पीपल इन द ग्रुप, तो 10/10 1 हो गया, 100/100 1 हो गया। तो जब आप देखो अब आप अगर ये कहो कि भाई मिसाल के तौर पे नीचे वाले केस के अंदर तो टोटल अमाउंट बढ़ गई, भाई नीचे वाले केस में आपकी टोटल अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई। तो अगर आप ये बोलो कि भाई टोटल अमाउंट बढ़ गई तो हर बंदे के हिस्से में पैसे ज्यादा आने चाहिए, तो ऐसा इसलिए नहीं होगा कि बंदे भी तो बढ़ गए। तो यही बात है, पोटेंशियल टेस्ट चार्ज पे इसलिए डिपेंड नहीं करता कि पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो किसी पॉइंट का पोटेंशियल जो है वो टेस्ट चार्ज से इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वहां पे लाने के लिए अगर आप बोलोगे कि बड़ा टेस्ट चार्ज है, उसके ऊपर ज्यादा काम करना पड़ रहा है, जब ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो वो टेस्ट चार्ज भी तो बड़ा है, तो ज्यादा वर्क डन डिवाइडेड बाय बड़ा चार्ज, तो पोटेंशियल की वैल्यू सेम आएगी। सही है। सिमिलरली अगर छोटा चार्ज है तो छोटा वर्क डन डिवाइडेड बाय छोटा चार्ज, पोटेंशियल की वैल्यू फिर सेम आएगी। हाँ, जो वर्क डन है कि टोटल कितना काम करना पड़ रहा है वो टेस्ट चार्ज के साइज पे डिपेंड करेगा। अगर आप बड़े चार्ज को लेके आ रहे होगे तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, छोटे चार्ज को लेकर आ रहे होगे तो कम काम करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान में रखना कि आपकी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जिसको आप लेकर आ रहे हो तो फील्ड के अंदर, फील्ड के बाहर से। अच्छा अब यहीं पे हमने एक कॉन्सेप्ट कल भी पढ़ा था, मैं फिर बता देता हूँ। जब कभी भी आप अगेंस्ट द फील्ड जाते हो, अगेंस्ट द फील्ड से क्या मुराद है, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, तो वर्क इज डन ऑन द चार्ज, इसको हम कहते हैं W पॉजिटिव।
सिमिलरली जो एनर्जी है ना, वो चार्ज स्टोर करता है और उसको हम कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, जो कि चार्ज में स्टोर होती है। इन अ वेरी सिमिलर मैनर, जब आप हाई से लो की तरफ जाते हो तो वर्क इज बीइंग डन बाय द चार्ज। जब तो और वो किस तरह होती है, नेगेटिव में होती है, क्योंकि चार्ज एनर्जी क्या कर रहा होता है, लूज कर रहा होता है। सिमिलरली क्लास 11 के अंदर जब आपने मैकेनिक्स पढ़ी होगी बेसिक, आपने वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम का भी हम आगे न्यूमेरिकल्स में कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उसको मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप जो काम करते हो दैट इज इक्विवेलेंट टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। बेटे वो एक ही बात है। जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ना, वही बेसिकली वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट होता है। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज होती ही तब है जब आप उसके ऊपर काम करते हो। मिसाल के तौर पे, अगर मेरे हाथ में एक पेन है और मैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हूँ, तो पेन के अंदर स्टोर्ड एनर्जी 0 होगी। लेकिन अगर मैं सीढ़ियां चढ़ के 2 फ्लोर ऊपर चला जाऊंगा तो पेन में एनर्जी आ जाएगी। सर पेन में तो एनर्जी आएगी नहीं। तो अगर आप घर के नीचे खड़े होगे और मैं आपके सर के ऊपर वो पेन गिराऊंगा तो आपको चोट लगेगी। वो चोट क्यों लग रही है? क्योंकि पेन के अंदर एनर्जी स्टोर थी और वो एनर्जी आपके सर पे आके मुंतकिल हो गई उसके अंदर। पॉइंट समझ आ रहा है? तो हो क्या रहा है, जब आप ऊपर जा रहे हो तो आप वर्क डन कर रहे हो इस पेन के ऊपर अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, जिसकी वजह से इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है। तो अगर कहा जाए वर्क डन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, वो बात भी ठीक है। वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, वो बात भी ठीक है। क्यों? देखो, अगर मैं पेन को ऊपर की तरफ उछालता हूँ तो पेन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है। जो मैंने इस पे काम किया है इसको उछालने के लिए, वो सबब बना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का, और वो सबब बन रहा है ऊपर जाते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी कम करने का। जब वही पेन नीचे आ रहा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी। तो ये सब इंटरचेंजेबल रिलेशन है, जहन में रख लेना, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, इसी इसी के अंदर अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी ना, जिसको हम ई से या यू से शो कर रहे थे, इसका मैंने बताया जूल। जब हम लोग सब एटॉमिक लेवल पे काम करते हैं ना, जैसे अभी हम कर रहे हैं, तो वहां पे ना जो जूल होता है वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है। बहुत बड़े यूनिट से क्या मुराद है कि सब एटॉमिक लेवल, जाहिर है उसका मास देखो कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9 × 10⁻³ तो छोटा सा मास है। इतने मास के लिए ना जूल इज अ वेरी लार्ज यूनिट। तो हम क्या करते हैं, हम स्मॉल यूनिट यूज करते हैं और वो हमारे पास कहलाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट? पहले तो ये समझ लेना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी यूनिट है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का। ये किसका यूनिट है भाई? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है। पहले तो ये क्लियर कर लो, किसका यूनिट है ये? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट है। क्या ये ऐसा यूनिट है? बिल्कुल भी नहीं, ये नॉन ऐसा यूनिट है। ऐसा यूनिट आपके पास जूल ही होता है, जहन में रखना भाई, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि सब एटॉमिक लेवल पे ना जूल इज अ वेरी 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 लार्ज यूनिट, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा अपने कोचिंग में या अपने कॉलेज में, तो आपने ये इसका सब देखा होगा, कन्वर्जन इसकी। अब इसका पहली बार ना कॉन्सेप्ट भी समझ लो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है और ये कन्वर्जन बेसिकली आती क्या है, ठीक है। पढ़ तो हम लेते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पता होता। अब कॉन्सेप्ट सीख लो जरा। ये सपोज करो मेरे पास एक कोई पॉइंट ए है, ये सपोज करो मेरे पास एक कोई पॉइंट बी है। ए पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 10 वोल्ट है, बी पॉइंट का पोटेंशियल मान लो 9 वोल्ट है, ठीक है। तो इन दोनों के दरमियान का अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप क्या बताओगे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस है 1 वोल्ट का। सिंपल है ना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। सर क्या ए पॉइंट को हमेशा 10 वोल्ट पे होना है और बी को हमेशा 9 पे होना है? कोई लाजमी नहीं है। आप ए को 0 वोल्ट पे कर दो, बी को -1 पे कर दो, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस वही बन जाएगा। बस पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होना चाहिए। अब उसके लिए आप ए और बी के पैरामीटर अपने लिहाज से सेट कर दो। ए को 4.5 पे कर दो, बी को 3.5 पे कर दो, तब भी यही हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं तो बी मेरे पास लो पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा और ए मेरे पास हाई पोटेंशियल वाला पॉइंट होगा, ऐसे ही है। अब हमारे पास अब हमारे पास ये मान लो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, कोई भी चार्ज मौजूद है, फिलहाल मैंने इलेक्ट्रॉन कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को मूव करता हूं इस तरह से, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है लो पोटेंशियल से
हाई पोटेंशियल की तरफ। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को लो से हाई की तरफ मूव करता हूँ तो हमें ये बात पता है कि क्या होगा, एनर्जी स्टोर हो रही होगी। भाई अभी आपने पढ़ लिया ना, अगेंस्ट द फील्ड जब भी चार्ज मूव होता है उसमें क्या होती है, एनर्जी स्टोर होती है। तो जब आपका इलेक्ट्रॉन मूव करेगा फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल तो इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो जितनी एनर्जी इसमें स्टोर होगी वो आपके पास कहला रही होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या डेफिनेशन बनी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव्ड अगेंस्ट द फील्ड बिटवीन टू पॉइंट्स दैट आर हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को जब आपने ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान में मूव करा जिसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो 1 वोल्ट था, तो उस पर जितना काम करना पड़ेगा वो उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वो आपके पास कहला रहा होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स के बराबर कैसे आया, तो भाई अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था W = Q∆V। ठीक है, अब आपको वर्क डन मालूम करना है कितना है, क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछता हूं इलेक्ट्रॉन, जाहिर है इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है 1.6 × 10⁻⁹ और वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। तो आपके पास ये कितना आ गया, 1.6 × 10⁻⁹ जूल्स आ गया। और ये जो एनर्जी थी, इस एनर्जी को आपने बेसिकली क्या नाम दिया था, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नाम दिया था। तो ये डेरिवेशन ऐसे आती है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 × 10⁻⁻ के। फेडरल बोर्ड की किताब में ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, सारी कहानी पूरा एक सफा है जिसके अंदर ये पूरी कार्रवाई लिखी हुई है इसकी जो मैंने बताई। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब कभी भी आपका कोई इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएगा तो जितना काम करना पड़ेगा उसके ऊपर, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है तो जो एनर्जी स्टोर हो जाएगी वो 1 EV के बराबर होगी। बाकी मैंने ड्राइव करके इसको दिखा दिया। अब इतने से सवाल से रिलेटेड आपके एग्जामिनर ने एक सवाल पूछा, माजी में एक सवाल आया, डेल्टा वी जब भी आप निकालोगे ना, डेल्टा वी जब भी आप निकालोगे तो उसका आपने ये रट्टा नहीं मारना कि वो VB माइनस VA है या VA माइनस VB है। आपने हमेशा ये याद रखना है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। हमेशा हाई पोटेंशियल बड़ी वैल्यू होती है, लो पोटेंशियल छोटी वैल्यू होती है। दूसरी बात हमेशा जहन में रखना, ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है, ये चीज आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। भाई साहब ये जहन में रखना हमेशा। भाई पढ़ाया था ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स पॉजिटिव से हमेशा कहाँ जा रही होती है, नेगेटिव की तरफ जा रही होती है। ठीक है, अब इतने हिस्से से देखो आपके एग्जामिनर ने सवाल क्या पूछा। एग्जामिनर आपका सवाल कहता है कि उसने ना, पहले एग्जामिनर ने ये एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया। पहले उसने एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन बताई कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज मूव बिटवीन टू पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ठीक है, आपको बता दिया उसने। अब कहता है कि जो प्रोटॉन वोल्ट है, प्रोटॉन वोल्ट वैसे होता कुछ नहीं है, लेकिन उसने एग्जामिनर ने वहां सवाल में क्रिएट कर दिया। एग्जामिनर ने कहा कि भाई अगर मैं कहूं कि जिस तरह इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक डेफिनेशन है, इस तरह अगर प्रोटॉन वोल्ट है, प्रोटॉन वोल्ट क्या होगा, प्रोटॉन वोल्ट क्या होगा, अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड बाय अ प्रोटॉन जब आपने उसको मूव किया लो से हाई की तरफ, ऐसे दो पॉइंट्स के दरमियान में जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट। तो कहता है भाई अगर हम प्रोटॉन वोल्ट की बात करते हैं तो आपने ये बताना है कि एक प्रोटॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है या छोटा है, या एक प्रोटॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, या एक प्रोटॉन वोल्ट एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से छोटा है। साथ साथ उसने आपको यह बता दिया कि अगर आप प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास कंपेयर करो तो प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा होता है। मैं वैसे बता रहा हूँ तकरीबन 1800 टाइम ज्यादा होता है। ठीक है, प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1800 गुना ज्यादा होता है। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन इज तकरीबन 1836 होता है, लेकिन अगर आपने रफ रफ एस्टिमेट लेना है तो तकरीबन 1800 टाइम कंसीडर करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन थे। पहले सवाल सुन लो, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन लिखिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट है क्या। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी acquired by the electron when it is moved against the field from a point of low potential to a point of high potential, और potential difference is 1 वोल्ट। कहते हैं अगर प्रोटॉन वोल्ट की भी सेम डेफिनेशन फॉलो होगी तो आपने बताना प्रोटॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपस में क्या रिलेशन है, प्रोटॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा है, छोटा है या बराबर है। चलो बेटा देखो, अपना आंसर मैच करो और अपनी गलती से सीखो। देखो
आपके पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 1 प्रोटॉन = 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो भाई, जब भी कभी आपके पास पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना, देखो एप्टीट्यूड के अंदर जो है ना, वो आपकी कोई रट्टे वाली लर्निंग तो चल नहीं रही है। तो एग्जामिनर आपको जितने मर्जी फैक्ट्स देता रहे, आपने अपना दिमाग लगाना है अगर मौजूद है, और उसको आपने देखना है कि एनालाइज करके आप उसका उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है। अगर आप नोट करते हो तो उसने आपको ये बताया था कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में 1800 गुना ज्यादा है। ठीक है। अब इससे आपको फौरन लग गया कि भाई चूंकि प्रोटॉन का मास ज्यादा है, इसलिए प्रोटॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बड़ा होगा। देखो ऐसा नहीं होता। वजह वजह सिंपल सी ये है कि भाई साहब, आपके पास जो अभी मैंने ऊपर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला सिखाया था, मैंने बताया था Q डेल्टा V के बराबर है। यानी कि जो वर्क डन चार्ज पे करना पड़ रहा है अगेंस्ट द फील्ड मूव कराने के लिए, वो डिपेंड कर रहा है या तो चार्ज के ऊपर, या डिपेंड कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। भाई आपके सामने लिखा हुआ है ना फॉर्मूला, जो आप अगेंस्ट द फील्ड चार्ज को मूव कराने के लिए उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हो, वर्क डन कर रहे हो, जो स्टोर हो रहा है उसमें इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो डिपेंड कर रहा है दो ही चीजों पे, या तो चार्ज पे कर रहा है या पोटेंशियल डिफरेंस पे कर रहा है। अब जो आपके पास प्रोटॉन होता है, अगर आपको याद होगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज जो है ना वो एक बराबर होता है। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, 1.6 पावर -19 कूलम। साइन का फर्क होता है, लेकिन मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, वो तो एक बराबर होती है। सिमिलरली मैंने बताया भी था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बेसिकली आपके पास कितना होता है भाईजान, 1 वोल्ट होता है। ठीक हो गया, क्योंकि 1 वोल्ट स्टैंडर्ड रखा हुआ है आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। तो आपके पास जब दोनों ही चीजें सेम है, तो आपके पास प्रोटॉन वोल्ट और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपस में कैसा होगा, सेम होगा। मास के कम ज्यादा होने से कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ रहा क्योंकि मास के ऊपर आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडेंट है ही नहीं। ठीक है। तो ये हमारे पास सारा का सारा कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल एनर्जी को लेके। यहां तक कोई सवाल है तो मुझे बता दो, वरना हम आगे अपना कैपेसिटर का पार्ट स्टार्ट करते हैं।